मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोकसभा में वित्तीय बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने वित्तीय बजट पेश किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने उस पर अपना अपना वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य में राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात की। यद्यपि वह विषय प्रासंगिक नहीं था, फिर भी उन्होंने बात किया। पहली बात तो ये कि जातीय जनगणना की जो भी बात कर रहा है, देश में जो भी जनसंख्या है वो सब जनसंख्या का लगभग सबको अनुमान है, और जातीय जनगणना की बात करके जातिवाद को बढ़ावा देने का एक तरह का यह प्रयास है। देश में जो भी नागरिक आज की तारीख में हैं, उनको लड़ाने, संघर्ष में ढकेलने का एक सुनियोजित साजिश कहीं न कहीं से किसी के द्वारा प्रायोजित तरीके से की जा रही है। जो भी किसी भी रूप में कमजोर हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, उनको संविधान का, उनको सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए, और वो संरक्षण मिल भी रहा है। समाज को भी आगे आकर ऐसे लोगों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। इन दोनों बातों से कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा और किसी को अस्वीकार करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम जातीय जनगणना की बार बार बात करके यदि इस चीज को मुद्दा बनाते हैं राजनीतिक, तो इसका मतलब है कि हम समाज को, लोक को आपस में तोड़ने, बांटने की साजिश करके स्वयं अपने आप को कमजोर करना चाहते हैं। यदि यह किसी प्रतिक्रिया में किया जा रहा है तो भी गलत है, यदि किसी राजनीति के तहत किया जा रहा है तो भी गलत है, यदि इस सरकार के विरुद्ध साजिश के रूप में किया जा रहा है तो भी गलत है, यदि विपक्ष अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा है तो भी गलत है। किसी भी दृष्टि से यह गलत है। संवैधानिक दृष्टि से, सरकारी दृष्टि से, सामाजिक, आर्थिक या मानसिक रूप से जो भी कमजोर है, ऐसे लोगों को संरक्षण, संवर्धन, पोषण मिलना ही चाहिए। समाज में भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जो सक्षम लोग हैं, उनको भी ऐसे लोगों का संवर्धन, संरक्षण और पोषण करना ही चाहिए। यह स्वाभाविक बात है। लेकिन ऐसी मांग करना जातीय जनगणना की, वो भी अप्रासंगिक समय में, जब देश का वार्षिक वित्तीय बजट पेश हुआ हो, उस पर विकास को लेकर, वित्तीय आंकड़ों के लेन देन को लेकर, वित्तीय बजट के घटने बढ़ने को लेकर, सुरक्षा के क्षेत्र में, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य बुनियादी जरूरतों के क्षेत्र में जो भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया या प्रावधान करना चाहिए या होना चाहिए, इन सब के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोई बात करते तो ज्यादा समीचीन होता। हम ऐसे मुद्दे को वहां उठा रहे हैं जिसका केवल और केवल, अभी चुनाव हो गया, फिर चुनाव आएगा, तो उसके लिए हम जो भी, जिस भी पक्ष को जैसी स्थिति होगी वो अपना कार्य करेगा। लेकिन अभी हम सरकार को या देश की परिस्थिति को नकारात्मक दिशा में ले जाएं, यह कहीं ना कहीं देश विरोधी साजिश करने वालों के द्वारा षड्यंत्र है, और यह षड्यंत्र आज के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं ना कहीं वो उसके माध्यम बन रहे हैं। और अनुराग ठाकुर जी ने जो बात कहा, आप महाभारत की चर्चा कर रहे हैं, आप श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, चाहे धृतराष्ट्र दुर्योधन की चर्चा कर रहे हैं, आप चाहे शकुनी की चर्चा कर रहे हैं, चाहे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव या नकुल की चर्चा कर रहे हैं,
किसी की भी चर्चा कर रहे हैं आप जिसका ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकते जिसके नाम का, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से काल्पनिक रूप से जॉर्ज सोरोस या सैम पित्रोदा टाइप जैसे लोगों का आपको कोई पर्ची मिल गई और उस पर्ची के आधार पर आप अपना वक्तव्य देने लगते हैं। यह सब षड्यंत्र है। और जब आप जातीय जनगणना की मांग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो इसके प्रतिपक्ष में अपनी बात कहेगा वह यह बात जरूर कहेगा कि जिसको अपनी जाति का ही पता नहीं है वह व्यक्ति जातीय जनगणना की बात करता है। देश में यदि जातीय जनगणना होगी तो वह व्यक्ति किस जाति की जनगणना में शामिल होगा यह उसको स्वयं अपने ऊपर विचार करना चाहिए, यह बताना चाहिए, निश्चित रूप से बताना चाहिए। जो भी कर्मचारी देश के जाएंगे जनगणना के लिए उनसे पूछेंगे और स्वाभाविक रूप से पूछेंगे और इसलिए पूछेंगे कि राहुल गांधी जी के पिता माता जी का जो सरनेम है, जो जाति है, वो गांधी लिखती है। उनके पिताजी नेहरू लिखते थे। अब नेहरू भी नहीं है वो, और उनको जाना जा रहा है मायके से, उनका मायका गांधी भी नहीं है। उनको मायके से जाना जा रहा है। यदि गांधी और नेहरू जी को एक जैसा ही मान लीजिए, हिंदुस्तानी मान लीजिए, हिंदुस्तानी जाति बल्कि ज्यादा समीचीन और उपयोग है प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए। और जब हमको लगता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी शब्द प्रयोग करना चाहिए, जैसे अमेरिकी है, जैसे ब्रितानी है, जैसे जापानी है, जैसे रशियन है, जैसे चाइनीज है, वैसे प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी या भारतीय लिखना चाहिए। लेकिन अगर कम से कम 3 पीढ़ी की ही चर्चा कर लें तो इंदिरा गांधी जी गांधी यानी मायके से संबंधित हैं, सोनिया गांधी जी अपने ससुराल पक्ष से संबंधित हैं, यानी इंदिरा गांधी जी मायके से जानी जा रही हैं, सोनिया गांधी जी ससुराल से जानी जा रही हैं, प्रियंका गांधी जी भी फिर मायके से जानी जा रही हैं। यह जो खेल है, यह खेल किस तरफ इशारा करता है? यह जातिवाद तोड़ने का यदि प्रयास माना जाए तो फिर जातीय जनगणना की मांग उनके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। और जाति को लेकर जो जाति तोड़ने जैसी स्थिति है, यह एक मानसिक स्थिति है। और मानसिक स्थिति में लोग कहते हैं शादी विवाह के नाते जाति टूटती है। जाति शादी विवाह प्रायोजित तरीके से आप दूसरी जाति में नहीं कर सकते। अनेक बार अपनी ही जाति के किसी भी व्यक्ति से कोई शादी नहीं कर देता। लड़की के मां बाप, जो लड़की या लड़का अपने मां बाप को या अपने परिवार में वरिष्ठ लोगों को जो यह अधिकार सौंपते हैं कि आप हमारी शादी जैसे चाहिए वैसे तय करिए, जो अधिकार देते हैं, वे लोग भी किसी के यहां शादी नहीं कर देते कि हमारी जाति बिरादरी का उस आयु वर्ग का कोई भी लड़का मिल गया तो हम शादी कर देंगे। वह भी उसमें चयन करता है, और जब चयन करता है अपनी जाति बिरादरी में चयन करता है, उसके स्थान विशेष का चयन करता है, उसके कार्य का चयन करता है, उसके शारीरिक मानसिक स्तर का चयन करता है, उसके घर में उपलब्ध सुविधाओं का चयन करता है, तो क्या वह दूसरी बिरादरी में भी इन सब चीजों का चयन नहीं करेगा? यह एक चयन की प्रक्रिया है और चयन करने वाले का अपना एक निश्चित मानसिक मानदंड होता है। उस मानदंड के आधार पर वो चयन करता है। अब जैसे सोनिया जी ने अपनी बेटी का विवाह जिससे किया, उनका मानदंड ये था कि उनके इटली यानी रॉबर्ट वाड्रा जी के माता जी उनसे बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थी, जुड़ी हुई थी, इसलिए उनका विवाह वहां हो गया। अब उनके चयन का जो मानदंड था, वह मानदंड वो दूसरे पर आरोपित नहीं कर सकते।
इसलिए जाति तोड़ने की या जाति को बनाए रखने की यह मानसिक स्थिति है, और जाति बनाए रखना और जाति तोड़ना ये दोनों इंटेंशनली अगर कोई कर रहा है तो वह गलत है। जानबूझकर ऐसा कार्य किसी को भी जाति तोड़ने का प्रयास और जाति बनाए रखने का प्रयास, यह दोनों प्रकार के प्रयास किसी भी देश और किसी भी समाज के लिए घातक हैं, और ऐसा कृत्य जो भी कर रहा है वह निंदनीय और घृणित है। जाति बने रहना भी एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, जाति टूटना भी एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। समय काल परिस्थिति के अनुसार वो बनती और टूटती है। कोई भी जाति भारत में जानबूझकर नहीं आई है, और जानबूझकर नहीं आई है इसलिए जो कार्य करता है वह उसकी वही जाति हो जाती है। अध्यापक है किसी भी जाति वर्ग का है, उसको सब लोग गुरुजी 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 कहते हैं। अगर मोची का काम करने वाला कोई व्यक्ति है, आप पूछ के नहीं जाते हैं उसके यहां काम कराने, वह किसी भी जाति बिरादरी का होता है, उसको मोची वाला, रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला, बस वाला, ड्राइवर की भी एक जाति है। अगर किसी शादी विवाह में आप देखिए 10-20 ड्राइवर गाड़ी लेके गए हैं, तो वो किसी भी जाति बिरादरी के हैं, वो सब आपस में एक साथ जुड़कर, एक साथ बैठकर कैसे जल्दी से एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, आप उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं। किसी कॉलेज में या स्कूल में चले जाइए, वहां जितने अध्यापक हैं सब एक साथ कैसे जुड़कर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी एक अपनी जाति बन जाती है। इसलिए जाति यह कर्म आधारित व्यवस्था है, और इस कर्म आधारित व्यवस्था सहज सामान्य प्रक्रिया के द्वारा स्थान समय और परिस्थिति के अनुसार चलती है, बनती है, टूटती है। हां, यह जरूर है जो भी जिस जाति में हो वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से जितनी भी शक्ति सामर्थ्य उसकी है, जो भी उससे कमजोर हो उसको सहयोग करना चाहिए। उसके द्वारा उसको किसी प्रकार की पीड़ा, दंश या दर्द नहीं सहन होना चाहिए। अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो इसलिए नहीं है कि आर्थिक रूप से किसी को पीड़ित और प्रताड़ित करें। यदि हम सामाजिक रूप से मजबूत हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सामाजिक रूप से हम किसी को अपमानित करें। यदि हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को हतोत्साहित करें, पीड़ित और प्रताड़ित करें। ऐसे में यदि अनुराग ठाकुर जी ने यह कहा कि जिनको अपनी जाति का ही खुद पता नहीं है वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, बिल्कुल सही, यथेष्ट, समुचित और उचित बात है। और अनुराग ठाकुर जी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। राहुल गांधी के वक्तव्य की जितनी निंदा की जाए वो भी कम है, क्योंकि वास्तविकता जो है उस वास्तविकता के बनस्पत जो दुष्प्रचार समाज में किया गया है और किया जा रहा है वह बहुत घातक है। आज की तारीख में भी जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सामाजिक रूप से मजबूत हैं, मानसिक रूप से मजबूत हैं, वे दूसरों को, उसमें 25-50% ऐसे भी हैं कि जो दूसरे को पीड़ित नहीं करते। आज भी आर्थिक रूप से संपन्न आदमी गरीब को पीड़ित करता है। ऐसी संख्या 20-25-30% समाज में अनिवार्य रूप से है। जो शारीरिक रूप से मजबूत है, एक शारीरिक रूप से वो मजबूत है जो किसी बहन, बहू, बेटी की इज्जत की रक्षा करता है। एक शारीरिक रूप से मजबूत है जो किसी बहू, बेटी की इज्जत लूटता है। ये दोनों प्रकार के लोग समाज में हैं। जो दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, हमको उसको ठीक रास्ते पर ले आने के लिए संविधान का, समाज का उपयोग करना चाहिए, उसके विरुद्ध वातावरण खड़ा करना चाहिए, न कि हम इन सब चीजों को एक साथ सबको एक तराजू में तौलकर उस दिशा में प्रयत्न करें। इसलिए इन सारी परिस्थितियों में देश किस दिशा में जा रहा है,
गंभीरतापूर्वक किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचार करके इस पर निर्णय करना होगा। धन्यवाद, नमस्कार।